आज हम ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, लेकिन आज डिफॉल्ट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आप में से जिन्होंने थंबनेल देख करके कंट्री के नेम का अंदाजा लगा लिया है, उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, पर जिन्होंने नहीं लगाया है उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1930 के डिकेड में ये देश दुनिया के टॉप वेल्थियस्ट नेशंस में शामिल था। अपने कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इसी देश में है। अपने कॉन्टिनेंट का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी देश में लगाया गया। अपने कॉन्टिनेंट का सबसे पहला साइंस में नोबेल प्राइज भी इसी देश को मिला। आज इस देश को आजाद हुए 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर इस दौरान ये लगभग 9 बार, जी हाँ 9 टाइम्स डिफॉल्ट कर चुका है। और आज IMF का सबसे बड़ा डेट इसी देश के ऊपर है, जो है 44 बिलियन। इस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एरिया के हिसाब से साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना एक फेडरल स्टेट है जो 23 प्रोविंसेस में बटा हुआ है और इसका एक ऑटोनोमस सिटी भी है। यह सिटी है ब्यूनस आयरेस, जो इस देश का कैपिटल भी है। हिस्टोरिकली अर्जेंटीना में इंका सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं। 16th सेंचुरी में सबसे पहले स्पेनिश ट्रेवलर्स आज के अर्जेंटीना पहुंचे, इसलिए अर्जेंटीना 16th सेंचुरी में स्पेनिश कॉलोनी बन गया था। हालांकि याद रहे कि ये कॉलोनाइजेशन एशियन कंट्रीज के कॉलोनाइजेशन जैसा नहीं था। इसकी एक वजह थी कि साउथ अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम थी और काफी दूर दूर बसी हुई थी, इसलिए कभी कोई यूनाइटेड फ्रंट खड़ा ही नहीं हो पाया जिसने स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट कोई फाइट लड़ी हो। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि साउथ अमेरिका गोल्ड और दूसरे मिनरल्स के मामले में काफी रिच था, जिसे स्पेन ने काफी लूटा। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलते हैं जिसमें इन लूटों का जिक्र किया गया है, लेकिन एक्चुअल नंबर या अमाउंट बहुत ही डिबेटेड है। अर्जेंटीना ने अपनी इंडिपेंडेंस 9 जुलाई 1816 यानी 9 जुलाई 1816 में हासिल की। अर्जेंटीना का नेशनल गेम फुटबॉल है और करंट फीफा वर्ल्ड चैंपियन भी अर्जेंटीना ही है। 19th सेंचुरी में 3 नए लैंड मासेस थे जहां पर कि दुनिया भर से लोग माइग्रेट होकर के जा रहे थे अपना भविष्य बनाने के लिए, और ये 3 देश थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। इसलिए इन 3 देशों को बोला जाता था ट्रायंगल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अर्जेंटीना की लगभग सारी पॉपुलेशन ही माइग्रेटेड है। यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत कम हैं और ज्यादातर लोग यूरोप से आकर के यहाँ पर बसे। ऐसा माना जाता है कि 1930 तक लगभग 1/3 पॉपुलेशन यानी 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो थी उसके एंसेस्ट्रल रूट्स इटली में मिलते थे। अर्जेंटीना को एक प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट वाला कंट्री माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जेंटीना के पास बहुत बड़ा उपजाऊ भूमि यानी फर्टाइल लैंड, बहुत ही फेवरेबल वेदर और काफी मात्रा में पानी एज ए रिसोर्स अवेलेबल था। 19th सेंचुरी में काफी माइग्रेशन हुआ यूरोप से, जिससे इस कंट्री को नेसेसरी वर्कफोर्स भी मिल गई। तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक अर्जेंटीना के पास वो सभी चीजें मौजूद थी जो कि एक देश को प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए थी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक अर्जेंटीना की प्रोग्रेस काफी नोटिसेबल थी। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में हर घर तक रेड मीट की अवेलेबिलिटी अर्जेंटीना की वजह से ही हो पाई। इससे पहले रेड मीट एक डेलिकेसी माना जाता था और सोसाइटी के सिर्फ अमीर वर्ग यानी कि रिच सेक्शन को ही इसकी पहुंच थी। इस वक्त तक यानी वर्ल्ड वॉर 1 तक अर्जेंटीना पूरे वेस्टर्न यूरोप को मीट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश था। इसलिए इन देशों से बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट अर्जेंटीना में भी हो रहा था। ये अर्जेंटीना की इकोनॉमी के हिसाब से गोल्डन एज थी। अर्जेंटीना दुनिया के चुनिंदा अमीर देशों में काउंट होता था। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पिक्चर काफी बदल गई। यूरोप के वो देश जो अर्जेंटीना के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे अब इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ तक कि यूके भी यूएस का बहुत बड़ा कर्जदार बन चुका था और यूके रेड मीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। इसलिए अर्जेंटीना ने एक ग्रोथ स्टैग्नेशन का सामना किया, यानी अर्जेंटीना की ग्रोथ जो थी वो लगभग रुक गई। ये स्टैग्नेशन लगभग 10 साल तक चलता रहा। इस स्टैग्नेशन को काउंटर करने के लिए अर्जेंटीना ने कई देशों से ट्रेड डील्स की, पर ये सारी डील्स वन साइडेड थी, जिनमें अर्जेंटीना के फेवर में कुछ भी नहीं था। इसमें सबसे फेमस डील थी जब अर्जेंटीना ने यूके के साथ यह एग्रीमेंट किया कि अर्जेंटीना कोल यानी कोयला एक्सक्लूसिवली यूके से इंपोर्ट करेगा और बदले में अपनी मीट इंडस्ट्री का कंट्रोलिंग राइट भी यूके को दे दिया। ये डील दोनों तरह से गलत थी। कोल्ड इंपोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट की वजह से अर्जेंटीना ने प्राइस नेगोशिएशन या कॉम्पिटिटिव बिडिंग का स्कोप ही खत्म कर दिया। साथ ही अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कि रेड मीट था उसको भी यूके को सौंप दिया। इस डील के बाद यूके ने अपना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। हालांकि यूके और अर्जेंटीना के लंबे और कड़वे रिलेशनशिप की शुरुआत थी। ऐसी डील्स के पीछे थी अर्जेंटीना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वो थी करप्शन। अर्जेंटीना का पॉलिटिकल क्लास बहुत ही करप्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले भी अर्जेंटीना का झुकाव नाजी जर्मनी और इटली की तरफ था।
ऐसा शायद एक बहुत बड़ी इटालियन माइग्रेटेड पॉपुलेशन की वजह से था। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे नाजी जर्मन्स ने अर्जेंटीना में शरण ली थी। अर्जेंटीना ने गोल्ड स्टैंडर्ड 1929 में ही छोड़ दिया था, यानी अर्जेंटीना की जो करेंसी थी वो किसी मेटल से बैक नहीं थी। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि यूएस की करेंसी गोल्ड बैक, यानी कि यूएस का गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 तक जारी था। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और वन साइडेड डील्स की वजह से अर्जेंटीना में अनरेस्ट पैदा हो गया। इसके बाद अर्जेंटीना का पहला कू 1930 में हुआ और इसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे देश को कू की आदत सी ही पड़ गई। 1930 के बाद 1943, 1955, 1962, 1966 और 1976 में मिलिट्री कू हुए। 1946 में अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट बने जॉन पेरोन। जॉन पेरोन 1946 के कू में काफ़ी एक्टिवली शामिल थे और उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ लेबर थे। पेरोन ने अर्जेंटीना की इकोनॉमी में काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस किए, जिसे पेरोनिज्म कहा जाता है। इन चेंजेस का सबसे बड़ा पार्ट था नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण। जिस प्रकार हिंदुस्तान ने अपने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, ठीक इसी तरह से पेरोन ने अपने देश के बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइज को नेशनलाइज किया था। शुरू में तो सब अच्छा चलता रहा। अर्जेंटीना में एक बड़ा मिडिल क्लास भी डेवलप हो गया और अर्जेंटीना ने एक वक्त अपना सारा एक्सटर्नल डेट भी पे कर दिया। पेरोन ने यूएसएसआर को देखते हुए 5 ईयर प्लान अपनाए। पहला 5 ईयर प्लान 1947 में शुरू हुआ, लेकिन पेरोन सिर्फ 2 ही 5 ईयर प्लान्स फॉलो कर पाए और उसके बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान्स को अपनाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया का आखिरी 5 ईयर प्लान कब खत्म हुआ? अर्जेंटीना में 1952 के बाद इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने लगी। इसका रीजन था साउथ अमेरिका में इकोनॉमिक स्लो डाउन, एक्सेसिव एक्सपेंसेस बाय गवर्नमेंट और करप्शन। देश ने पहली बार हाई इन्फ्लेशन का सामना किया। जैसा मैंने बताया कि देश को कू की आदत सी पड़ गई थी, ठीक उसी तरह देश को हाइपर इन्फ्लेशन और नेशनलाइजेशन की भी आदत हो गई थी। 1975 में इन्फ्लेशन 5000%, जी हाँ 5000% तक पहुंच गया। इसीलिए इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने कहा था कि दुनिया में 4 तरह की इकोनॉमीज हैं: डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, जापान और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 30% या 40% इन्फ्लेशन होना आम बात है। 1975 की हाइपर इन्फ्लेशन के बाद से 1990 तक एक और स्टैग्नेशन का दौर आया, जिसमें पर कैपिटा इनकम 20% तक गिर गई और उसके बाद 1989 में फिर दोबारा हाइपर इन्फ्लेशन लौटा और इस बार इन्फ्लेशन 12,000% तक पहुंच गई। 1990 में देश ने फ्री मार्केट प्रैक्टिस को अपनाया। 1993 तक देश ने काफी प्रोग्रेस की और 1998 तक आते आते एक बार फिर रिसेशन ने अपनी दस्तक दी, पर फंडामेंटल रिफॉर्म्स कभी किसी सरकार ने नहीं किए। कमोडिटी प्राइस बूम जो कि अर्ली 2000 में आया था, वो एक बहुत अच्छा मौका था जब अर्जेंटीना अपने इकोनॉमिकल फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकता था, लेकिन एक बार फिर सरकार इस मौके का फायदा उठाने में नाकामयाब रही। अर्जेंटीना की इस उथल पुथल भरी इकोनॉमिक हिस्ट्री की वजह से ही अर्जेंटीना के लिए एक टर्म फेमस है जिसे बोलते हैं अर्जेंटीना पैराडॉक्स। दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अर्जेंटीना को लेकर के बहुत सारी रिसर्च की हैं, वाइट पेपर लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई इकोनॉमिस्ट वो रीजंस नहीं फाइंड आउट कर पाया कि अर्जेंटीना कभी एक स्टेबल इकोनॉमी की तरह क्यों नहीं रहा। अब बात करते हैं अर्जेंटीना के करंट सिचुएशन की। मार्च 23 के इन्फ्लेशन के नंबर्स के हिसाब से अर्जेंटीना की इन्फ्लेशन 100% से ऊपर है। इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं जो कि 97% है। 1990 में यूएस डॉलर को अर्जेंटीनियन पैसों से पैक कर दिया गया था। यह पैगिंग था 1 USD इज इक्वल टू 3 अर्जेंटीनियन पैसो, लेकिन आज यह काफी गिर चुका है। आज ब्लैक मार्केट और बैंक एक्सचेंज रेट में भी काफी अंतर है। ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है 1 USD इज इक्वल टू 234 पैसो, जबकि ब्लैक मार्केट में यह रेट है 342। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स के बाहर प्राइवेट हाथों में जा रही है। यह लगभग वही स्थिति है जिसका जिक्र हमने लेबनान इकोनॉमिक क्राइसिस वाले वीडियो में किया था। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या वीडियो के एंड में आपको रेफर लिंक मिल जाएगा। अर्जेंटीना और लेबनान में एक और समानता है। अर्जेंटीना में भी करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक की माने अर्जेंटीना से बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ बाहर भेजा गया है। 2014 के आंकड़ों के हिसाब से अर्जेंटीनियन इकोनॉमिस्ट ने यह एस्टिमेट लगाया था कि लगभग $300 बिलियन ऑफशोर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो कि अर्जेंटीनियन इकोनॉमी का लगभग 70% था।
बार बार नेशनलाइजेशन की वजह से देश में कोई नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब सभी इन्वेस्टर्स डरते हैं कि वो देश में इन्वेस्ट करें तो कहीं ऐसा ना हो कल को गवर्नमेंट उनके एसेट्स को भी नेशनलाइज कर दे। ह्यूज डेफिसिट स्पेंडिंग, यानी कि आय से बहुत अधिक खर्चा करना, यह भी अर्जेंटीना के लिए काफ़ी महंगा पड़ा है। देश के ऊपर अभी बहुत सारा डेट है, क्योंकि एक्सेसिव स्पेंडिंग के लिए देश ने अंदर से इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत डेट उठाया है। आज आप अर्जेंटीना जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक अलग ही स्थिति नजर आएगी। लोग बहुत बड़ी संख्या में शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चीज़ों के दाम कुछ समय बाद और महंगे हो जाने हैं, क्योंकि 100% इन्फ्लेशन का मतलब है कि हर चीज़ का दाम दुगना होने वाला है। अर्जेंटीना में एक बहुत फेमस कहावत आजकल चलती है, उसे बोलते हैं द ओनली वे टू सेव मनी इज टू बाय गुड्स। अर्जेंटीना में इस समय यूएसडी काफ़ी प्रचलन में है, क्योंकि अर्जेंटीना की अपनी करेंसी बहुत तेजी से वैल्यू खो रही है। यूएसडी की वजह से अर्जेंटीना में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। अर्जेंटीना की पूरी इकोनॉमी आज कैश पर चलती है। ये लगभग वैसा ही है जैसे लेबनान इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने देखा है। ऐसा माना जाता है कि यूएसए के बाहर सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स अगर कहीं चलन में है तो वो अर्जेंटीना में है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अक्टूबर 2023 अर्जेंटीना में इलेक्शंस ड्यू हैं, लेकिन करंट प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट और करंट लीडर ऑफ अपोजिशन तीनों ने ही इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। यानी कि अर्जेंटीना में अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। करप्शन, पॉलिटिकल अनरेस्ट, स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ इकोनॉमी और नेशनलाइजेशन ने अर्जेंटीना को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने इस सिचुएशन को अब और भी खराब कर दिया है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि देश को $44 बिलियन की सपोर्ट जो IMF से मिली है उसका कितनी समझदारी से यूटिलाइजेशन हो पाता है। अर्जेंटीना और लेबनान में हमने देखा कि काफ़ी समानताएं हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार हमारा लेबनान वाला वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।